ब्राह्मण इस देश का बासिंदा नहीं है, जबकि तारीख गवाह है कि भारत में जो ब्राह्मण है इस देश के बासिंदे नहीं है, इस देश के असल मूल निवासी नहीं है। और 21 मई 2001 को टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छप के आई कि भारत में रह रहे SC, ST, OBC और इनसे कन्वर्टेड माइनॉरिटीज के जो लोग हैं, जिनमें मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बुद्धिस्ट है, लिंगायत है, क्रिश्चियन है, इनका तो DNA आपस में 100% टैली करता है, लेकिन अपर कास्ट के ब्राह्मणों का DNA 3.5% ब्राह्मणों का DNA इन चारों तबकों में से किसी से टैली नहीं करता है, किसी से नहीं मिलता है। DNA के आधार पे ये बात साबित हो गई 21 मई 2001 को कि भारत में कौन देशी है और कौन विदेशी है। लगातार पिछले 43 सालों से 43 सालों से बावन मेश्राम जी पूरे भारत के लोगों को इस बात की जानकारी दे रहे हैं, पूरे गांव-गांव में जाकर उनके कार्यकर्ता जानकारी दे रहे हैं। और लगातार ऐसा करने से क्या हुआ, 2001 में DNA की रिपोर्ट आई, उसके बाद 2021 में अभी जुलाई महीने में मोहन भागवत को बोलना पड़ा कि भारत में कोई नहीं है विदेशी, सभी का DNA एक है, चाहे वो किसी मजहब के हो, चाहे वो किसी जाति और बिरादरी से ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन सबका DNA एक है। 20 साल तक लगातार जब भारत में कांसेप्ट के लोगों ने ये बेदारी पूरे मुल्क में लोगों के बीच में पैदा करने का काम किया और सच्चाई को बताने का काम किया, तो अब RSS के चीफ मोहन भागवत को बिल में से बाहर निकलना पड़ा। आज के तारीख में भारत के 3.5 लाख गाँव में वामसेप संगठन का नेटवर्क है और गांव-गांव कैडर लग रहा है। और वामसेप का जो बुनियादी मकसद है कि 6.5 लाख गाँव में भारत में जिस दिन इस बात की जानकारी पहुंच गई, हम पहुंचाने में कामयाब होंगे कि भारत में कौन देशी और कौन विदेशी है, कौन दुश्मन है, कौन दोस्त है, कौन अपना है, कौन पराया है भारत में। जिस दिन इस भारत के मूल निवासियों को यह एहसास हो जाएगा, उसी दिन भारत के सभी मूल निवासियों की समस्याओं का हल निकल जाएगा। जैसे सबका मालिक एक है तो सबका दुश्मन भी एक है, लेकिन लोगों को पता नहीं है। राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा इतिहास यानी तारीख को बताकर, सच्चाई को बताकर बिखरे हुए लोगों को जोड़ने का काम करना है, बिखरे हुए लोगों को जोड़ने का काम करना है। जोड़ना सिर्फ 4 को है, जिनका नस्ल एक है, एक उनके लोग हैं OBC, SC, ST माइनॉरिटी के लोगों को ही हम जोड़ना चाहते हैं। हम मजलूमों के साथ इत्तेहाद कायम करना चाहते हैं, मजलूमों को ही जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम जालिमों से लड़ाई लड़ना चाहते हैं, जालिमों के जुल्म से बचना चाहते हैं, तो हमें मजलूमों की एक जमात बनानी है। राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का बुनियादी मकसद है कि मजलूमों के साथ भारत में इत्तेहाद पैदा करके एक ऐसी जमात बनाई जाए कि सारे मजलूमों पर हो रहे जुल्म को हमेशा के लिए भारत से खत्म किया जाए। ये राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का बुनियादी मकसद है। 1947 के पहले जो मैं बात आपको समझाना चाह रहा था कि दूसरा जो वजह है राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा को बनाने का, मुसलमानों के अंदर लीडरशिप पैदा करना। 1947 के पहले, 1947 के पहले भारत में जो हमारे कौम के लोग थे, उनके अंदर जो बेदारी थी, जो तालीम थी, आज के भारत के मुसलमानों से कहीं ज़्यादा थी। वो ज़्यादा इल्म वाले लोग थे, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे, और वो उनके पास जो आज के मौजूदा मुसलमानों की मेजॉरिटी है, आबादी है, उसमें सिर्फ जो है कम पढ़े लिखे लोगों की तादाद थी। लेकिन 1947 के पहले की अगर हम बात करें तो हमारे कौम की सरपरस्ती करने वाले, रहनुमाई करने वाले लोगों को दीन की भी जानकारी थी, दुनिया की भी जानकारी थी। वो दीन के भी मामलात को अच्छी तरह से जानते थे, समझते थे, और दीन की अच्छी तरह से उनके अंदर समझ थी। और इसके अलावा दुनिया की जानकारी की बात करें तो हमारी उस वक्त की रहबरी और रहनुमाई करने वाले लोगों की जो तादाद थी, उसमें ज़्यादातर लोग बैरिस्टर थे।
ज्यादातर लोग सिर्फ भारत में पढ़े हुए लोग नहीं थे, वो विदेशों में जाकर पढ़कर आए हुए लोग थे जो हमारी सरपरस्ती कर रहे थे। और पढ़े लिखे लोगों की सरपरस्ती की वजह से भारत में, गुलाम भारत में 1947 के पहले गुलाम भारत में अंग्रेजों की हुकूमत में भी मुसलमानों की नौकरियों में भागीदारी, शासन प्रशासन में भागीदारी 33% हुआ करती। उसका कारण आज के सरीखे जो हमारे कौम में तालीम की मौजूदा हालात है, ये ऐसी मौजूदा हालात अगर होती तो हमारे लोगों की नौकरियों में भागीदारी 33% नहीं होती। आज की तारीख में मुसलमानों की जो रहनुमाई और रहबरी करने वाले लोग हैं, अगर ऐसे रहनुमाई और रहबरी 1947 के पहले हमारे लोग करते तो नौकरियों और शासन प्रशासन में भागीदारी 33% नहीं होती। इस मुल्क में 1885 में 1885 में कांग्रेस बनाया। कांग्रेस को किसने बनाया? चटर्जी, बनर्जी, बंगाली ब्राह्मणों ने बनाया। कांग्रेस के साथ मिलकर मुसलमानों ने इस मुल्क में बदलाव के लिए काम करने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त के मुसलमान पढ़े लिखे लोग थे। भारत में कौन जालिम है, कौन मजलूम है, इस बात की उनके अंदर समझदारी थी, बेदारी थी। यही वजह है कि कांग्रेस को कम वक्त में ही गुलाम भारत, हमारे लोग 60 सालों में नहीं समझ पाए, लेकिन गुलाम भारत के तारीख को अगर हम पढ़े, बहुत छोटी सी बात है जो हमारे लोग नजरअंदाज करते हैं। 1947 के पहले 1885 में कांग्रेस बनी और कांग्रेस का जो एजेंडा था, जो बुनियादी मकसद था, इस देश में ब्राह्मणों का निजाम कायम करना, इस देश में जालिमों का निजाम कायम करना, जो बुनियादी मकसद था, इस बात को मुस्लिम लीग के लोग 1906 में ही भाप गए। अगर कांग्रेस हमारा घर होता, हम मुसलमानों की रहनुमाई करने वाली पार्टी होती, पॉलिटिकल पार्टी होती, और इस मुल्क के आवाम और इस मुल्क के हक में लड़ाई लड़ने वाली पार्टी होती, तो उस वक्त 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। हमें सबक लेने की जरूरत थी 30 दिसंबर 1906 के तारीख से। उस वक्त के जो हमारे कौम की सरपरस्ती करने वाले लोग थे, वो आलिम भी थे, बैरिस्टर भी थे। उस वक्त जो लोग थे वो ज्यादा पढ़े लिखे लोग थे, ज्यादा समझदार थे, इस बात को जानते थे। वो कांग्रेस के किरदार से वाकिफ हो चुके थे, कांग्रेस के बुनियादी मकसद से वाकिफ हो गए थे। अगर कांग्रेस के किरदार और बुनियादी मकसद से वाकिफ नहीं होते, अगर कांग्रेस इस मुल्क के हक के लिए और इस मुल्क के आवाम के हक के लिए बनाई गई पार्टी होती, तो 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग बनाने की जरूरत भारत में नहीं होती। मुसलमान गुलाम भारत में कांग्रेस को ही अपना घर तस्लीम करते, कांग्रेस को ही अपनी सियासती पार्टी मानते। उन्हें मुस्लिम लीग नाम का कोई भी सियासी संगठन बनाने की जरूरत है या तंजीम बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। जिस कांग्रेस को गुलाम भारत में हमारे कौम की सरपरस्ती करने वाले लोगों ने ठुकरा दिया, उसके एजेंडे को जानने के बाद, उसके बुनियादी मकसद को जानने के बाद ठुकरा दिया। इस मुल्क में 1947 के दौरान जो धोखेबाजी की गई, 14 अगस्त 1947 को इस मुल्क को तकसीम करने का जो बुनियादी मकसद, भारत में 3.5% लोगों को कल भी खतरा ईमान वालों से था, आज के तारीख में भी खतरा ईमान वालों से है। अगर कल की तारीख की बात करें तो कल भी वो मुसलमानों से डर रहे थे। क्यों डर रहे थे? भारत में इस्लाम के मानने वाले लोग ईमान में यकीन रखते हैं, इत्तेहाद में यकीन रखते हैं, मसावत में यकीन रखते हैं। भारत के मुसलमानों का जिस दिन जमीर जिंदा हो जाता, वो जानते थे इस बात को बखूबी कि कभी न कभी मुसलमानों का जमीर जिंदा होगा, और जब जिंदा होगा तो भारत में जालिमों का निजाम खत्म होगा और इंसाफ का निजाम कायम होगा। इसलिए कल भी उन्हें ईमान वालों से खतरा था और आज भी ईमान वालों से खतरा है। लेकिन आज के तारीख में भारत में एक बहुत बड़ी आबादी, तकरीबन 20% आबादी मुसलमानों की है, लेकिन 20% आबादी का जमीर मरा हुआ है। जमीर जिंदा होता तो आज इस हालात में हम बेबस, लाचार, मजबूर नहीं होते, मायूस नहीं होते। तो उस समय उन्होंने धोखेबाजी की और वो जानते थे
कि ये जो पढ़े लिखे जिम्मेदारान लोग हैं, रहनुमाई करने वाले लोग हैं, अगर इस मुल्क में रह जाएंगे तो जैसा हम भारत में चाहते हैं वैसा करने में कभी भी कामयाब नहीं होंगे। यही वजह है 14 अगस्त 1947 को इन्होंने इस मुल्क को तकसीम करने का, तकसीम 3.5% लोगों ने किया। भारत में 3.5% लोगों ने इस मुल्क को तकसीम किया। और बांटने से क्या हुआ? मुल्क को तकसीम करने से क्या हुआ? तकसीम करने के पीछे मकसद था भारत के मुसलमानों को लीडरलेस मेजॉरिटी में तब्दील करना। जब उन्होंने 14 अगस्त 1947 को भारत को तकसीम कर दिया, बांटने का काम किया, तोड़ने का काम किया, तोड़ने का जो बुनियादी मकसद था भारत के मुसलमानों को लीडरलेस मेजॉरिटी में तब्दील किया। और जब देश बटा तो मुसलमानों की रहनुमाई करने वाले लोग, क्रीम लोग, वो सारे लोग पाकिस्तान चले गए और भारत की एक बहुत बड़ी आबादी जो हम मुसलमानों की है वो लीडरलेस मेजॉरिटी में कांग्रेस ने तब्दील करने का। आज के तारीख में अगर भारत का मुसलमान इस हालात तक पहुंचा तो कांग्रेस की वजह से पहुंचा, कांग्रेस के लोगों की वजह से पहुंचा। भारत के मुसलमानों में लीडरशिप क्यों नहीं पैदा हुई? क्योंकि कांग्रेस ने उस पर काम किया 14 अगस्त 1947 से पहले से। और 14 अगस्त 1947 को उन्होंने वो इबारत लिखी मुसलमानों के लीडरलेस मेजॉरिटी में तब्दील करने की, उसका खामियाजा आज भी हमारे लोग भुगत रहे हैं। तो भारत में एक ऐसी लीडरशिप तैयार करना हमारा मकसद है जो ईमान के लिए काम करे, भारत इत्तेहाद के लिए काम करे, मसावात यानी सभी को बराबरी का दर्जा हासिल, इस मकसद के लिए काम करने के लिए राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा तैयार किया गया। तीसरा जो बुनियादी मकसद है राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा को खड़ा करने का, इस मुल्क में एक बहुत बड़ी आबादी ओबीसी की है, एससी की है, एसटी की है, लेकिन भारत में ये जो 20% आबादी के हमारे कौम के लोग हैं, अपने को छोड़कर बाकी सारे लोग, अपने को छोड़कर बाकी सारे लोगों को, या हम गैर कहें, अपने को छोड़कर बाकी सारे लोगों को, हमारे लोग गैर बोलते हैं, अपने को छोड़कर सारे गैर लोगों को वो हिंदू मानते हैं। भारत में ओबीसी हिंदू नहीं है, एससी हिंदू नहीं है, एसटी हिंदू नहीं है। मैं पेशे से टीचर रहा और टीचिंग के दौरान हमारे साथ एक सहायक हुआ करते थे, अशोक नारायण तिवारी। उनका भाई सीबीआई में हुआ, उसके बाद उन्होंने अपने घर मुझे दावत दी। उसके शादी के पहले एक रात का प्रोग्राम था जनेऊ संस्कार, उसमें जाने का मौका मिला। उनके पिता आर्मी से रिटायर्ड थे, सूबेदार पद से बैठकर उनसे गुफ्तगू जब हम करना शुरू किए, बातें करना शुरू किए, देर शाम को जाना हुआ, सारे रिश्तेदार खा के चले गए थे, हम ही कुछ खास लोग बैठे थे। सोफे पर खाना खाने के बाद बैठना हुआ और गुफ्तगू शुरू हुई। तो मैंने पूछ लिया कि ये बताइए बाबूजी कि क्या आप लोगों की जनेऊ ज़्यादा बड़ी होती है, बाकी लोगों की छोटी होती है क्या? तो उन्होंने कहा हाँ ऐसा ही कुछ होता है। वो मेरी बात को टाल रहे थे, लेकिन दोबारा मैंने रिपीट करके जब प्रेशराइज किया तो ना चाहते हुए भी उन्होंने कहा हाँ ऐसा ही कुछ होता है। तो हमने कहा कैसा होता है? उन्होंने कहा ब्राह्मणों की जनेऊ 98 अंगुल की होती है, क्षत्रियों की जनेऊ 96 अंगुल की होती है और वैश्यों की जनेऊ 92 अंगुल। इतना कह के तिवारी जी चुप होने वाले थे। हमने कहा ये बताइए बाबूजी शूद्रों की जनेऊ कितने अंगुल? तिवारी जी चुप हो गए, कोई जवाब नहीं दिया। आज के तारीख में जिसका जनेऊ संस्कार होता है वही हिंदू है भारत में, जिसका जनेऊ संस्कार नहीं होता वो हिंदू नहीं है, इस देश का मूल निवासी है। उसको इन्होंने तकसीम करने का काम किया, बांटने का काम किया। आज के तारीख में अगर ओबीसी की बात करें, कुर्मी की बात करें, लोधी की बात करें, नाई की बात करें, लुहार की बात करें, ओबीसी की सारी जातियों की बात करें तो शादी से पहले क्या ये होता है क्या? शेड्यूल कास्ट के लोगों के बीच में आपका उठना बैठना होता होगा, अनुसूचित जाति के लोगों के बीच में, आदिवासी लोगों के बीच में क्या उनका जनेऊ संस्कार होता है? नहीं होता। जिनका जनेऊ संस्कार होता है वही लोग हैं। हमारे कौम के लोग आरएसएस का काम आसान कर देते हैं, अपने को छोड़कर सारे लोगों को जैसे ही
हिंदू मानते हैं, तो हम तो खुद धक्का दे रहे हैं। इस देश के जो मूल निवासी हैं, हम आरएसएस के खेमे में धकेलने का प्रयास करते हैं, जाने अनजाने में हम करते हैं। तो भारत में ये जो बड़ी समस्या है हम मुसलमानों के साथ जुड़ी हुई, कि हम अपने को छोड़कर बाकी सारे लोगों को एक मानते हैं, हिंदू मानते हैं। ये गलत चीज है, ये सच नहीं। इस सच्चाई से हमारे लोग वाकिफ नहीं। इस सच्चाई को बताने के लिए, जानकारी देने के लिए बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी विकास पटेल जी बैठे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है। अभी आदिवासियों ने एक बड़ा मूवमेंट खड़ा किया। मोहन भागवत ने जब आदिवासियों को हिंदू में गणना करने की बात की, तो पूरे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, असम के आदिवासियों ने कहा हम हिंदू नहीं है, क्योंकि संविधान के अंदर हिंदू के नाम पर कोई अधिकार नहीं है।